Hello, this is my first attempt in teaching. I am starting with classical evolutionism. In that, the most important scholar जो इसमें आते हैं वो है E.B. Tylor. E.B. Tylor, his full form is Edward Bernard Tylor. Now, see, in anthropology, जब भी हम means देने जाते हैं, the most important optional में क्या होता है ना, optional में ये कुछ anthropology के optional में ये कुछ theories होते हैं जिनके स्कॉलर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक स्कॉलर ने एग्जैक्टली उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बुक्स क्या है, ठीक है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड देन उनका क्रिटिसिज्म एंड उनका रेलेवेंस, ये कुछ चीज़ें होती है विच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक स्कॉलर को होलिस्टिकली कवर करना है। ठीक है, नाउ सी, एंथ्रोपोलॉजी में जो थियोरीज होती है दे रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। कल्चर कैसा इवॉल्व हुआ है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ स्कॉलर्स, हाउ द कल्चर के कुछ फंक्शंस क्या है, कल्चर कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लाइक जो भी वो बात करेंगे ना वो कल्चर के अराउंड बात करेंगे। ठीक है, यू विल सी दैट। Similarly, E.B. Tylor becomes very important because he was the first person who talked about culture, and he was the first person who gave a he defined culture in a very comprehensive manner. ठीक है, so first we will start with what was his background. Background देखते हैं हम पहले. He was a British anthropologist. ठीक है, then he was called a father of anthropology. क्यों father of anthropology? As I said, इन्होंने anthropology को as a academic discipline बनाने में बहुत ज़्यादा help किया था. He is the founder of culture. As I said, he was the first person to define the culture. And if you see, ये 19th century को belong करते हैं. ठीक है, कैसे पता चलेगा? इनके जो books देखो आप, 1861, 1865, 1871. So around the second half of the 19th century को ही belong करते हैं. आप जब भी कोई क्वेश्चन आए E.B. टाइलर पे, इनका जो नाम का फुल फॉर्म है वो लिख देना, और इंट्रोडक्शन में अगर ये 3 पॉइंट्स हम लिख लेंगे, 3-4 पॉइंट्स, सो दैट वुड बी सफिशिएंट. ओके, देन ये है उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन. अब लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें देखते हैं. फर्स्ट है अनाहुआक, मेक्सिको एंड मेक्सिकन. सेकंड, रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. थर्ड, प्रिमिटिव कल्चर. अब ये जो बुक्स है, दीज आर सिंपली टू लर्न, यू हैव टू लर्न देम, और लर्निंग इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. इसको 3 बार आप जोर से पढ़ सकते हो, उसके बाद एक बार देख के लिख लेना, देख के लिख लेना, एंड एक बार बिना देखे लिख लेना, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है बुक का, दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी प्लीज लर्न कर लेना. ओके, now next come, let's see his contributions to the field of anthropology. मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर दी. As I said, he was the first to define culture. Culture को इन्होंने कैसे define किया? इन्होंने बोला देखो भाई, culture जो है, it is a complex whole of knowledge, art, morals, beliefs, laws and customs. इसको मैंने एक short form में लिखा है ताकि हमें याद हो सके. Acquired by man as a member of society. मतलब जो culture है वो हम बॉर्न होने के बाद हम इसको अक्वायर करते हैं इन द सोसाइटी विच वी आर लिविंग इन. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे सोच सकते हो कि टाइलर ही वेंट टू अ विलेज, वो एक विलेज में गए, उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई यू नो डिफरेंट डिफरेंट इनके कस्टम्स है. जैसे यू नो देर इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन स्टैचू जो विलेज के एंट्रेंस में लगाया हुआ है. दिस इज अ स्टोन स्टैचू. यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू, इसको वर्शिप किया जा रहा है. यहाँ पे जो प्रीस्ट है उनका पोजीशन बहुत हाई है. ये लोग ये लोग रिलीजन, इनका ये रिलीजन है. फिर कुछ और फेस्टिवल्स है जो ये मना रहे हैं. तो इन्होंने क्या बोला, ये पूरे जो है, जैसे इनका नॉलेज हो गया, इनके जो कस्टम्स है, इनके जो बिलीफ है, ये सब क्या है, दीज आर अ पार्ट ऑफ द कल्चर.
एंड अगर कोई भी यहाँ पे एक बच्चा बॉर्न होता है, ये बच्चा ये कैसे सीखेगा इस कल्चर को? ही विल अक्वायर इट आफ्टर ही इज बॉर्न, इसको ये सब सिखाया जाएगा, दैट इज व्हाट ही मेंट बाय अक्वायर्ड बाय मैन। सेकंड ही सेड कि एवोल्यूशनरी स्कीम दिया इन्होंने बोला सैवेजरी से बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन एवोल्यूशन होता है। इसका मतलब वो इस विलेज में आए, यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही थी समझ लो। वो दूसरे उन्होंने कल्चर को देखा, कल्चर नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने देखा दैट लोग आर मच बेटर, ये लोग पैस्टोरलिज्म फॉलो कर रहे हैं। पैस्टोरलिज्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये लोग जैसे गाय भैंस है उनको पाल रहे हैं और दूध वगैरह बेच रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। फिर एक कल्चर 3 है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिविलाइजेशन बन चुकी है, बिल्कुल हड़प्पा टाइप का कुछ बना हुआ है। तो उन्होंने इन 3 कल्चर्स को कंपेयर करके बोला कि देखो भाई, ये जो हंटिंग गैदरिंग कर ये सैवेज है, पैस्टोरलिज्म वाले बार्बरिक हैं, और ये हड़प्पा वाले ये सिविलाइज्ड है। तो इन्होंने बोला सैवेजरी से पहले ये बार्बरिक बनेंगे और फिर ये हड़प्पा जैसा एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनेगा। दिस वाज द एवोल्यूशनरी स्कीम उन्होंने जो दिया था। एंड ही सेड सारे जो सैवेज सोसाइटीज है वो अल्टीमेटली सिविलाइज्ड सोसाइटीज बनेंगी लाइक द यूरोपियन सोसाइटीज, ठीक है। Now he was from Europe obviously, so he said that Europeans की जैसे ही civilized society, ये सारे लोग ultimately they will become into a very civilized society like the Europeans. अब यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हो, मैंने लिखा है दैट इन्होंने लिंक किया हैप्पीनेस एंड मॉरल क्वालिटीज इन सारे स्टेजेस को। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दैट उन्होंने बोला जो सैवेज लोग हैं ये लोग कम हैप्पी होंगे और इनके मॉरल क्वालिटीज कम होंगे, और जो सिविलाइज्ड होते हैं उनका हैप्पीनेस ज़्यादा होगा और उनके मॉरल क्वालिटीज भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो दीज वर, अब ये जो पॉइंट है ये जनरली लोग नहीं लिखते हैं, तो अगर हम ये एग्जाम में लिख के आएंगे तो हमें डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। रिलीजन के बारे में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट रिलीजन, सॉरी, he talked about the origin of religion। उन्होंने कहा एक सोल है, ठीक है, इसका वर्शिप होता है, इसको कहा उन्होंने एनिमिज्म। एनिमिज्म से उन्होंने कहा कि पॉलिथिज्म आता है, फिर पॉलिथिज्म से मोनोथिज्म, एंड फाइनली साइंस डेवलप होता है। यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ऑफ सैवेज फिलोसोफर, डुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कोई भी लिविंग बॉडी हो या फिर नॉन लिविंग बॉडी हो, एक पेड़ है या फिर एक स्टोन है, हर चीज में एक बॉडी होगी और एक सोल होगा, ठीक है। सो इन दोनों में डुअल एक्सिस्टेंस होगा, और जो सोल है उसका जो वर्शिप स्टार्ट हुआ था दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन। जैसे जैसे सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ने लग गई, तब क्या हुआ, जो मल्टीपल सोल सॉरी मल्टीपल सोल्स का जो वर्शिप है वो स्टार्ट हुआ। फिर मल्टीपल सोल्स से ये बिलीव होने लग गया दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो ये वन गॉड वाला फिलोसफी दैट इज मोनोथीज्म। एंड अल्टीमेटली साइंस आया, फिर रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई। सो दीज आर द 3 थिंग्स। हमने अभी तक क्या क्या देखा, लेट्स जस्ट रिवाइज इट। हमने अभी तक देखा दैट ही टाइलर टॉक्ड अबाउट, he was the first to define culture, then he gave the evolutionary scheme, and then he talked about the religion, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 4th थिंग है, टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या होता है ना, दीज आर सर्टेन कस्टम्स, कुछ कस्टम्स हैं जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, जिनका कोई फंक्शनल यूटिलिटी नहीं है, फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन यू स्नीज, तो जब हम स्नीज करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, राइट। बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। गॉड ब्लेस यू क्यों बोल रहे हैं, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। अब देखो, जैसे मैंने बोला था ओरिजिन ऑफ रिलेशन में हमने क्या देखा था, दैट एक सोल होता है, राइट, डुअल एक्सिस्टेंस। तो तब बिलीव किया जाता था कि वेन एवर यू स्नीज योर सोल लीव्स द बॉडी, इट इज एन अटेम्प्ट टू लीव द बॉडी। तो ऐसा ना हो इसीलिए गॉड ब्लेस यू बोला जाता था, एंड दैट कस्टम हैज बीन फॉलोड टिल डेट। इसका हमें रीजन नहीं पता होता लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्वाइवल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में भी होता है जहाँ पे हम मे बी कोकोनट, हम कोकोनट फोड़ते हैं बिफोर एनी
एनी गुड थिंग, राइट? या फिर हम जैसे कार हो गया, गाड़ी हो गया, उसको हम स्टार्ट करें, फर्स्ट टाइम हमने खरीदा है तो हम नींबू रखते हैं वहाँ पे, वी यूज लेमन्स। क्यों हम ऐसा करते हैं? देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट। उसका वी बिलीव दैट जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है इससे, राइट? सो दीज आर ऑल सर्वाइवल्स, जो एंशियंट कस्टम्स है हम अभी भी यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ प्रूफ, दी सर्वाइवल्स एक्ट एज अ प्रूफ दैट सोसाइटी जो है वो सैवेज सोसाइटी से इवॉल्व होके अब बारबेरिक या फिर सिविलाइज सोसाइटी बनी है, ठीक है? अब इन्होंने एक और चीज बताई अबाउट साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द रीजन फॉर द एवोल्यूशनरी स्कीम विच ही सेड। उन्होंने क्या बोला, अगर एक मैन है, इफ ही हैज सर्टेन नीड्स, ठीक है, सो उन नीड्स की वजह से उनकी जो थिंकिंग, अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें आया, उस प्रॉब्लम को वो सिमिलर मेंटल रिस्पॉन्स से सॉल्व करेंगे, उसकी वजह से उनका जो कल्चर है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मे बी हंटिंग के लिए जाना है और तुम हंटिंग नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम्हारे पास टूल्स नहीं है, तो हम सेम टाइप ऑफ टूल्स को डेवलप करेंगे। और जो जैसे कि कोई ऐसा टाइप ऑफ टूल है या फिर मे बी बो एंड एरो है, वैसे टाइप ऑफ टूल्स हर सोसाइटी में हम वैसे ही डेवलप करेंगे बिकॉज हमारा जो प्रॉब्लम था वो सेम है। सो अंडर सिमिलर एनवायरमेंटल अगर कंडीशंस है, तो हम जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो भी सेम हम थिंक करेंगे, उसकी वजह से जो कल्चर होगा वो भी सिमिलर होगा, ठीक है? दैट इज व्हाट ही सेड इन साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद ही बेसिकली उनका जो मेथड था वो कंपेरेटिव था। उन्होंने थोड़ा बहुत फील्ड वर्क किया था बट मोस्टली वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा पे रिलाई करते थे, जैसे ट्रैवलॉग्स जो होते हैं उस पर रिलाई करते थे, ठीक है? ट्रैवलॉग्स हो गया या फिर बायोग्राफीज हो गई, उन सब पे। सो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेट्स जस्ट रिवाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस। जनरली हम जो भूलते हैं ना, वो हम यही भूलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इन सिंपल वे कल्चर को डिफाइन किया। सेकंड, उन्होंने एवोल्यूशनरी स्कीम दिया, एवोल्यूशनरी स्कीम से साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इसका रीजन था, सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट दिया, रिलीजन दिया, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, एंड फाइनली यू कैन से उनके जो मेथड्स थे वो कंपैरेटिव मेथड से सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा यूज किया, ठीक है? अब इनका जो क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। सी, whenever you write criticism for a particular person, please just we have to remember to write with respect to particular scholars, ठीक है? हम ये जनरली गूगल करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। फ्रांस बोल्स ने कहा था दैट ओवर जनरलाइजेशन कर दिया इन्होंने विदाउट एनी पर्टिकुलर डेटा, इन्होंने बिकॉज फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं किया था। इनका एथनोसेंट्रिसिज्म पे भी इन्होंने बताया था, ये हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। रैडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने बोला कि ये डेटा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो अंडमान आइलैंडर्स इनका बुक था रैडक्लिफ ब्राउन का, तो उसमें उन्होंने फिर से फील्ड वर्क या डेटा को कलेक्ट किया था, उसमें उन्होंने बोला दैट डेटा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। मैलिनोस्की ने बोला कि ओवर एम्फोसिस कर दिया है प्रोग्रेस पे, फंक्शनल जो यूटिलिटी ऑफ कल्चर है उसकी तो बात ही नहीं की है, ठीक है? ये तीन स्कॉलर्स है, ट्रांसपोज, रैडक्लिफ ब्राउन एंड मैलिनोस्की। अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ये जनरली कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। सी, जैसे हमारा डिजिटल एज आ गया है, हम एआई यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एआई है या फिर जो फोन्स है, जो इंटरनेट है, ये सब क्या हो रहा है, लोग सीख रहे हैं इसको, राइट? दे आर ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। So people are learning this, right? Yeah, people are learning this AI. सो जो इन्होंने कहा था कि कल्चर अक्वायर्ड होता है, सो व्हाट ही सेड वाज ट्रू। जो कल्चर ऑफ द डिजिटल एज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, पीपल आर लर्निंग इट। हमारे पेरेंट्स अभी व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब हम सीख रहे हैं। हाउ आर दे लर्निंग इट? बिकॉज सोसाइटी या कल्चर में इसको यूज किया जा रहा है, सो इवन दे आर acquiring this, right? So in some sense Tyler was actually right that the culture is acquired. सो दिस वॉज द एंटायर थिंग। हम नेक्स्ट क्लासेस में एल एच मॉर्गन के बारे में देखेंगे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच।